1980 के दशक में इंडिया को सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होने लगे थे। देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा था और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। खासकर पाकिस्तान एक बड़ा खतरा बन गया था। दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हो चुका था और सीमा पर लगातार तनाव बना रहता था। इंडियन आर्मी को अपने हथियार अपग्रेड करने की जरूरत थी। उनके पास पुराने और अप्रचलित हथियार थे जो आधुनिक युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन्हें ज्यादा फायर पावर चाहिए थी। नए और शक्तिशाली हथियारों की कमी के कारण उनकी युद्ध क्षमता प्रभावित हो रही थी। उन्हें बोफोर्स FH-77B हावित्जर चाहिए था। यह एक अत्याधुनिक तोप थी जो दुश्मन के ठिकानों को दूर से ही निशाना बना सकती थी। ये कोई मामूली हथियार नहीं था। इसकी मारक क्षमता और सटीकता इसे विशेष बनाती थी। स्वीडन का बना यह बोफोर्स हावित्जर अपनी रेंज और एक्यूरेसी के लिए फेमस था। यह दुश्मन के ठिकानों को दूर से ही नष्ट कर सकता था। यह बैटलफील्ड का गेम चेंजर था। इसकी वजह से भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो सकता था। इंडिया को ऐसे 400 हावित्जर्स चाहिए थे। इन तोपों की मदद से भारतीय सेना अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सकती थी। 1987 में यह डील हुई, पूरे ₹23 करोड़ की। यह उस समय की सबसे बड़ी रक्षा डील में से एक थी। उस समय राजीव गांधी अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे और प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी छवि एक युवा और प्रगतिशील नेता की थी। उन्होंने क्लीन गवर्नमेंट का वादा किया था। वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते थे। उन्होंने प्रोग्रेस का वादा किया था। वे देश को आधुनिक और विकसित बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बोफोर्स डील मॉडर्न इंडिया के उनके विजन में परफेक्टली फिट बैठती है। ये डील देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ उनकी छवि को भी और निखार सकती थी। किसी को नहीं पता था कि ये डील जल्द ही एक बड़े करप्शन और डिसीट का जाल खोलेगी। यह डील एक बड़े घोटाले का रूप ले लेगी। अब यह सिर्फ डिफेंस का मामला नहीं रह गया था। ये एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया था। ये ट्रस्ट का मामला था। जनता का विश्वास सरकार और उसके नेताओं पर से उठने लगा था। क्या इंडिया अपने लीडर्स पर ट्रस्ट कर सकता था? क्या जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर भरोसा कर सकती थी? क्या सिस्टम पर ट्रस्ट कर सकता था? क्या देश की संस्थाओं पर विश्वास किया जा सकता था? बोफोर्स स्कैंडल इन सवालों को टेस्ट करने वाला था। यह घोटाला देश की राजनीति और समाज को हिलाकर रख देने वाला था। बोफोर्स डील होते ही गलत काम की विस्पर्स शुरू हो गईं। ये विस्पर्स धीरे धीरे बढ़ने लगीं और हर किसी के कानों तक पहुंचने लगीं। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में रूमर्स फैलने लगे। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। बात मिडलमैन की थी, सीक्रेट कमीशंस की, पैसों के लेन देन की। ये सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा था, लेकिन विस्पर्स तेज हो रही थीं। ये विस्पर्स जल्द ही जर्नलिस्ट के कानों तक पहुंच गईं, जो हमेशा एक अच्छी स्टोरी की तलाश में रहते हैं। उन्हें कुछ बड़ा हाथ लगने का एहसास हुआ। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, मनी ट्रेल फॉलो किया, पजल के पीसेस जोड़ने की कोशिश की। हर डॉक्यूमेंट, हर लीड को ध्यान से देखा गया। ये एक डेंजरस गेम था। पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे अपने सीक्रेट्स को बचाने के लिए। ऐसे लोग जो किसी को भी चुप करा सकते थे जो ज्यादा करीब आ जाए। धमकियां दी जा रही थीं, डर का माहौल था, लेकिन जर्नलिस्ट्स ने हिम्मत नहीं हारी अपने ड्यूटी और ट्रूथ की बिलीफ के साथ। उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। उन्हें पता था कि अगर एलिगेशन सच हैं तो ये देश को हिलाकर रख देगा। ये एक बड़ा खुलासा हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि देश का फेट उनके कंधों पर है। हर कदम सोच समझकर उठाना था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। अप्रैल 1967 इंडियन पॉलिटिक्स पर एक बॉम्ब फटा। स्वीडिश रेडियो ने एक सेंसेशनल ब्रॉडकास्ट में बताया कि हावित्जर्स बनाने वाली कंपनी AB बोफोर्स ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए बड़ी किकबैक्स दी थीं। अमाउंट चौंकाने वाला था, ₹14 करोड़। एलिगेशन था कि ये पैसे शेल कंपनीज और स्विट्जरलैंड के सीक्रेट बैंक अकाउंट्स के थ्रू भेजे गए थे। स्कैंडल हर जगह फैला हुआ था। पावर के हाईएस्ट लेवल्स तक नाम लिए गए। रेप्यूटेशंस बर्बाद हो गए। इंडियन मीडिया फुल स्विंग में आ गया। न्यूज़पेपर्स स्कैंडल की स्टोरीज से भर गए। टीवी चैनल्स ने स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए, डील के हर पहलू को डिसेक्ट किया। पब्लिक गुस्से में थी। उन्हें आंसर्स चाहिए थे। उन्हें अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी। बोफोर्स स्कैंडल ने राजीव गांधी की गवर्नमेंट पर एक लंबा साया डाल दिया। प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें कभी इनकरप्टिबल माना जाता था, अब कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। उनके ओपोनेंट्स ने अपॉर्चुनिटी देखकर अटैक करना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने कांग्रेस गवर्नमेंट पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने राजीव गांधी पर स्कैंडल में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का आरोप लगाया।
गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है का नारा ऑपोजिशन का रैलिंग क्राई बन गया। कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव होकर सभी एलिगेशन से इनकार करती रही। उन्होंने दावा किया कि चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब करने की कंस्पिरेसी। लेकिन डैमेज हो चुका था। बोफोर्स स्कैंडल ने गवर्नमेंट में पब्लिक ट्रस्ट को कम कर दिया था। सेक्शन 5 इंसाफ की तलाश। बोफोर्स स्कैंडल ने जस्टिस की एक लंबी और मुश्किल तलाश शुरू कर दी। इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आकर सीबीआई से इंक्वायरी करवाने का ऑर्डर दिया, लेकिन बहुतों को लगता था कि सीबीआई गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है। इन्वेस्टिगेशन में डिलेज, लीगल हर्डल्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स के कोऑपरेशन की कमी से रुकावटें आईं। स्विस अथॉरिटीज अपने बैंकिंग सीक्रेसी लॉज के लिए जाने जाते हैं, सीक्रेट बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर करने से हिचकिचा रहे थे। चैलेंजेस के बावजूद सीबीआई ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट्स फाइल की, जिनमें ओटेवियो क्वाट्रोकी भी शामिल था, एक इटालियन बिजनेसमैन जिसे डील का की मिडलमैन माना जाता था। लेकिन क्वाट्रोकी अपने पावरफुल कनेक्शंस के साथ इंडिया से एक्सट्रेडिशन से बच निकला। सेक्शन 6 इंटरनेशनल एसर। बोफोर्स स्कैंडल सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं था, इसका इंटरनेशनल एसर हुआ। आर्म्स डील्स की मर्की वर्ल्ड और लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पाने में मिडलमैन के रोल को हाईलाइट किया। स्कैंडल ने स्वीडन में शॉक वेव्स भेजी, एक ऐसा देश जो अपनी क्लीन इमेज के लिए जाना जाता है। स्वीडिश गवर्नमेंट ने एलिगेशंस की अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एबी बोफोर्स ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कमीशंस दी थीं। रेवलेशंस ने स्वीडिश आर्म्स इंडस्ट्री की रेपुटेशन खराब कर दी। बोफोर्स स्कैंडल ने करप्शन के ग्लोबल नेचर को एक्सपोजे किया, इंटरनेशनल आर्म्स डील्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को हाईलाइट किया। सेक्शन 7 पत्रकारिता के लिए एक नई दिशा। बोफोर्स स्कैंडल इंडियन जर्नलिज्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पावर को दिखाया, पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल ठहराने में। जर्नलिस्ट्स ने थ्रेट्स और इंटिमिडेशन के बावजूद ट्रूथ का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने डीप इन्वेस्टिगेशन की, मनी ट्रेल फॉलो किया और लाइज और डिसीट के वेब को एक्सपोज किया। उन्होंने स्कैंडल को पब्लिक कॉन्शियसनेस में जिंदा रखने में क्रूशल रोल निभाया, ensuring that justice was not denied. बोफोर्स स्कैंडल ने इंडिया में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए एक बेंचमार्क सेट किया। इसने जर्नलिस्ट की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया, जो पावरफुल लोगों के खिलाफ खड़े होने और गलत कामों को एक्सपोजे करने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो। सेक्शन 8 धब्बे जो नहीं मिटेंगे। बोफोर्स स्कैंडल ने इंडियन पॉलिटिक्स पर एक परमानेंट स्टेन छोड़ दिया। इसने क्लीन गवर्नमेंट के इल्यूजन को तोड़ दिया। इसने पॉलिटिकल क्लास में पब्लिक ट्रस्ट को कम कर दिया। स्कैंडल ने इंडियंस के अपने लीडर्स को देखने का नजरिया बदल दिया। राजीव गांधी, जिन्हें कभी न्यू इंडिया का टॉर्च बेरर माना जाता था, बोफोर्स स्कैंडल के टेंट से कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए। स्कैंडल उन्हें 1991 में उनकी असैसिनेशन तक परेशान करता रहा। बोफोर्स स्कैंडल का इंडियन वोटर्स पर भी गहरा असर पड़ा। इसने उन्हें ज्यादा सिनिकल पॉलिटिशियंस पर कम ट्रस्टिंग बना दिया। कई मायनों में स्कैंडल ने इंडिया में कोalition पॉलिटिक्स के राइज का रास्ता तैयार किया, क्योंकि वोटर्स कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस से डिसइल्यूजन्ड हो गए थे। सेक्शन 9 एक देश के लिए सीख। बोफोर्स स्कैंडल इंडिया के हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर होने के बावजूद देश के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। यह स्कैंडल 1980s में सामने आया और इंडियन पॉलिटिक्स में एक मेजर अपहीवल का कारण बना। ये गवर्नेंस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को दर्शाता है। इसने पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक ऑफिशियल्स को उनके एक्शंस के लिए आंसरेबल बनाने की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया। ये पावर को अकाउंटेबल ठहराने में फ्री और विजिलेंट मीडिया की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। मीडिया ने इस स्कैंडल को अनकवर करने में क्रूशल रोल प्ले किया, जिससे पब्लिक अवेयरनेस और डिमांड फॉर जस्टिस बढ़ी। स्कैंडल ये भी याद दिलाता है कि करप्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। ये हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करप्शन के खिलाफ स्टैंड ले और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे। इसके खिलाफ लड़ना और एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिफॉर्म्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही हम एक बेहतर फ्यूचर की ओर भी आ सकते हैं। बोफोर्स स्कैंडल की लेगेसी कम्प्लेक्स है। ये हमें याद दिलाता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स का इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है और हमें उनसे सीखना चाहिए।
ये डेमोक्रेसी की फ्रेजिलिटी और उसे ग्रीड और करप्शन की फोर्सेस से बचाने की जरूरत की याद दिलाता है। इलेक्शंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को क्लीन और फेयर रखना एसेंशियल है। ये एक कॉल टू एक्शन है, एक रिमाइंडर कि बेटर इंडिया के लिए फाइट कंटिन्यूअस है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक प्रॉस्परस और करप्शन फ्री नेशन बना सकें।